morning to all my प्यारे बच्चों and students. Welcome back at Sridhar Institute of Commerce. So where were you? Where were we yesterday? हम कल कहाँ थे? Okay, so we are doing accounts. Today we will do section F, question number 47, जिससे आपको बहुत डर लगता है. 11 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, ज्यादातर बच्चे लास्ट वाला तो छोड़ ही आते हैं, बोले अब हमारी लिमिट आ गई है. तो बच्चों, अगर आप छह पेपर जो आपके अकाउंट्स के हैं, 5 या 6 गाला में, अगर 6 पेपर के आप 12 के 12 क्वेश्चन कर लोगे, तो मैं ऐसे नहीं बोल रही कि उसमें से ही आने वाला है. मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आपको आदत हो जाएगी उनकी. तो आपके दिमाग को उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दो, तो वो क्वेश्चन को देख के घबराए नहीं. कि जैसे होता है ना, जैसे मानो आप ऋषिकेश गए हो पंजी जंपिंग में, है ना. अगर मैं पहली बार करूंगी तो डेफिनेटली माय हार्ट बीट वाज लाइक टप 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 टप. ओके, लेकिन अगर वो मैं जब भी ऋषिकेश जाती हूँ, अगर हमेशा करती हूँ तो वो हैबिचुअल हो जाता है. देन इट इज वेरी इजी टास्क फॉर मी. तो आप भी अपने दिमाग को और अपने हाथ को ऐसी प्रैक्टिस दो कि आपके 11 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपको इजी हो जाए. मतलब आपके लिए वो एक ऐसे चुटकियों का खेल हो जाए. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो 6 के 6 पेपर है उनके सारे पीछे वाले सेक्शन एफ कर डालो, दोनों क्वेश्चन. ठीक है, 11 मार्क्स के, तो आपको उनकी आदत हो जाएगी. ओके, तो मेरे साथ स्टार्ट हो जाओ. सेक्शन एफ, पेपर 3 ऑफ अकाउंट्स, क्वेश्चन नंबर 47. ओके, आ जाओ फटाफट हमारी स्क्रीन पर. स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन. आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 47, सेक्शन एफ. Heath and Deep are partner sharing a profit and loss in their capital ratio. From the following information, prepare of their final account. Okay, so trial balance is given. ओके, और ये 4 एडजस्टमेंट दे रखे, नीचे कुछ है 9, बस इतना क्वेश्चन है. तो पहले मैंने अकाउंट्स पहले ही रेडी करके रख रखे, आप भी कर लीजिए. ओके, आप बोलेंगे मैम कैसे पता चलेगा करंट अकाउंट बनाना है या कैपिटल अकाउंट. देखो मेरे पास जो ट्रायल बैलेंस है उसके अंदर देखो करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है. ये देखो ध्यान से, करंट अकाउंट का दोनों पार्टनर का बैलेंस दे रखा है. तो मैं कैपिटल नहीं बना के क्या बनाऊंगी, करंट बनाऊंगी. कैपिटल का बैलेंस तो एज इट इज, कोई भी एडजस्टमेंट कैपिटल में नहीं हो, कैपिटल का बैलेंस तो एज इट इज उठ के बैलेंस शीट में चला जाएगा. ओके, चलो फटाफट आ जाओ. तो देखो पहले मैं कैपिटल ट्रांसफर कर देती हूँ हीथ और दीप की करंट अकाउंट में. तो इसकी हीथ की डेबिट साइड में, तो करंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दीजिए टू बैलेंस. डेबिट साइड में हीथ का था एंड द अमाउंट इज 17,000. तो हीथ के कॉलम में लिख लीजिए 17,000. एंड दीप का बाय साइड में तो क्रेडिट बैलेंस है, तो बाय बैलेंस, और उसका लिख दीजिए किधर 14,000. ओके, सो आई ट्रांसफर्ड द बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट. जैसे आप कैपिटल का ट्रांसफर करते थे पर उसका दोनों क्रेडिट में आते थे. यहाँ पे आपको जैसे क्वेश्चन में दिया है, किसी का डेबिट में दिया है तो डेबिट में, किसी का क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट में. ओके, चलो फटाफट आ जाओ नेक्स्ट. यहाँ पे थे. ओके, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑफ 21,000 ऑफ विच स्टेशनरी स्टॉक ऑफ 2,000 इज इंक्लूडेड. ये जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना ट्रेडिंग अकाउंट में जो आता है क्लोजिंग स्टॉक, वो गुड से रिलेटेड होता है. लेकिन इसने तो क्या बोला कि जो 21,000 है उसमें 2,000 स्टॉक का भी है, तो स्टॉक का ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता. तो मैं हटा रिमेनिंग ट्रांसफर कर देती हूँ. तो यहाँ पे लिख लिया क्लोजिंग स्टॉक, और आप सिर्फ ट्रांसफर करेंगे 19,000, 2,000 माइनस करने के बाद. तो उसकी इफेक्ट कहाँ होगी, पीएनएल अकाउंट में जो स्टेशनरी एक्सपेंस है आपके, पीएनएल अकाउंट में लिखिए स्टेशनरी एक्सपेंस, उसमें से 2,000 माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग और पीएनएल में सिर्फ इस साल के खर्चे आते हैं. ये तो अगर 2,000 का स्टॉक बच गया तो आप कहाँ यूज करेंगे उसे, अगली साल यूज करेंगे. तो अगले साल के खर्चे में आप उसको दिखाना, यहाँ के खर्चे में मत दिखाना. तो देखो स्टेशनरी एक्सपेंस है कितने के आपके, 7,000 के हैं. तो इनर कॉलम में लिखो 7,000, और 2,000 का स्टॉक बच गया है इसलिए लिख दीजिए स्टॉक. कितने का, 2,000 का. तो इस साल का आपका खर्चा कितना रहा स्टेशनरी का, ओनली 5,000. लेकिन बैलेंस शीट में जब आप स्टॉक दिखाएंगे तो उसमें स्टेशनरी का भी स्टॉक आएगा, लेकिन मैं अलग अलग कर देती हूँ. क्लोजिंग स्टॉक ये गुड्स वाला 19,000, और स्टेशनरी स्टॉक को शो विद द नेम ऑफ स्टेशनरी स्टॉक ओनली, स्टेशनरी स्टॉक 2,000. गॉट इट.
अंडरस्टूड। तो इस एडजस्टमेंट के अल्टीमेटली तीन इफेक्ट हुए। ये तीन इफेक्ट क्या, एक तो यहां से कम किया आपने, एक यहां माइनस किया आपने, और एक यहां किया। ओके चलो आ जाओ नेक्स्ट। तो अच्छा क्वेश्चन है, दो जगह मत देना, इसकी तीन जगह इफेक्ट होगी। ऑन मशीनरी डेप्रिसिएशन इज टू बी इंक्रीज अप टू 10%। तो देखते हैं मशीन कितने की दे रखी है, ये रही मेरे को मशीन दिख रही है 71,760 की, और उसी के नीचे मुझे डेप्रिसिएशन भी दिख रहा है। वेरी गुड। चैप्टर सॉरी आपका पेपर जो 1 था उसमें भी कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन भी दे रखा है और ट्रायल बैलेंस में मशीन का अकाउंट भी दे रखा है। तो बच्चों ध्यान से सुनो, इधर इधर कल 9 पास में ध्यान से सुनो। तो आपको क्या करना है, मशीन का बैलेंस और जो डेप्रिसिएशन, उन दोनों को, जो ट्रायल बैलेंस में जो डेप्रिसिएशन देखा उन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम 1,4 की वैल्यू पे पहुंच जाएंगे, और 1,4 की वैल्यू पे फिर डेप्रिसिएशन लगाना। अंडरस्टूड। तो दोनों को क्या कर देना, ऐड। तो 71,760 प्लस 6240, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 78,000। तो मशीनरी का बैलेंस शीट में लिख देती हूँ पहले मैं। मशीनरी लिखो बैलेंस शीट में 78,000, और डेप्रिसिएशन कितना लगाना है उस पे, 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, दैट इज 7800। माइनस कर लो 78,000 में से 7800, रिमेनिंग अमाउंट विल बी आउटसाइड। 78,000 minus 7,800, so the 70,200 will be the balance in the end of the current year। क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो दे रखा है वो काम हो चुका है, तो यानी आप इतना डेप्रिसिएशन लगा चुके होंगे, तो आप उसको वापस ऐड बैक कर दो, क्योंकि 10% ओपनिंग बैलेंस पे लगाना है। तो यू गेट दैट इफ यू आर एडिंग बैक दैट अमाउंट, तो आपको क्या मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा, और फिर डेप्रिसिएशन लगाना। ठीक है। अब पी एंड एल अकाउंट में टोटल डेप्रिसिएशन, ये पर्टिकुलर लिखा है, ठीक है, पर्टिकुलर। ठीक है चलो, तो डेप्रिसिएशन लिखो पी एंड एल अकाउंट में। तो मैं लिख देती हूँ डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, टोटल लिख दो 7800। ठीक है, उसके अंदर वो जो लग चुका है वो भी आ गया। ओके, तो हमारा जो जो होता जा रहा है वो टिक लगाते जाना, ये दोनों हो गया मेरा। ठीक है, ओके, अभी तक यही हुआ ना। हाँ चलो, क्लोजिंग स्टॉक भी तो हो गया, क्लोजिंग स्टॉक पे भी टिक लगा दो। स्टेशनरी स्टॉक, स्टेशनरी एक्सपेंस आई हैव शोन। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक तो दे ही नहीं रखा है, नीचे ही दे रखा है। चलो नेक्स्ट, ये हो गया। क्रेडिट सेल ऑफ 1000 इज रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बुक। ध्यान से पढ़ना, परचेज बुक नहीं है, कौन सी बुक है, परचेज रिटर्न बुक। तो आपका क्या था, आपका था क्रेडिट सेल थी, और उसको आपने कहां रिकॉर्ड कर दिया, परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर दिया। तो परचेज बुक में से नहीं, परचेज रिटर्न बुक में से माइनस करना। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाओ, अगर मैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक की जगह छोड़ देना और यहाँ पे लिखना परचेज, तो परचेज कितने का दे रखा है, पहले परचेज पकड़ लो, दैट इज 80,000। तो आउटर कॉलम में लिखो 80,000, उसमें से माइनस करते अपन परचेज रिटर्न। तो क्रेडिट साइड में ढूंढो परचेज रिटर्न, ये रहा गुड्स रिटर्न डेबिट। ओके, तो ये परचेज रिटर्न है कितने के, 2000, यहाँ पे करना। अब इस 2000 में से भी आप रॉन्गली रिकॉर्डेड माइनस करोगे, ठीक है, 1000 का। तो आपका अल्टीमेटली यहाँ पे कितने का बचेगा, 1000 का पीआर बचेगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 79,000। अब देखो, इसके रॉन्गली रिकॉर्डेड के कारण आपका परचेज क्या हो गया, मतलब रॉन्गली रेक्टिफाई किया तो आपकी परचेज क्या हो गई, बढ़ गई, वरना 78,000 होती। तो अगर आपकी परचेज बढ़ी है तो उधर क्रेडिटर भी बढ़ेंगे। इस एडजस्टमेंट के 4 इफेक्ट होंगे। तो परचेज बढ़ी तो बैलेंस शीट में आप क्रेडिटर लिखो, क्रेडिटर्स। इनर कॉलम में लिखना कितनी अमाउंट है, ढूंढो फटाफट कितनी अमाउंट है क्रेडिटर्स की, क्रेडिट साइड में ढूंढो, पेबल 79,000। तो इनर कॉलम में लिखो 79,000 और उसमें 1,000 प्लस करना अनरिकॉर्डेड या रॉन्गली रिकॉर्डेड। ठीक है, 1,000 प्लस करना, तो बाहर आ जाएगी 80,000, क्योंकि परचेज रिटर्न आपने कम की है। अगर परचेज रिटर्न कम करेंगे तो आपका परचेज की वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर परचेज बढ़ेगी तो क्रेडिटर भी बढ़ेंगे। ध्यान से सुनो, परचेज बढ़ती है तो आप ऐसे देख लो, परचेज बढ़ेगी तो क्रेडिटर बढ़ेंगे, परचेज कम होगी तो क्रेडिटर बढ़ेंगे। अगर यहाँ पे परचेज रिटर्न 2,000 ही होता तो आपकी परचेज 78,000 होती, लेकिन आपने 1,000 रॉन्गली रिकॉर्ड किया, इसलिए आपकी परचेज कितनी हो गई, 79। तो परचेज बढ़ी या कम हुई, बढ़ी 1,000 से, तो क्रेडिटर भी 1,000 से बढ़ेंगे। वेरी गुड। अभी तो 2 इफेक्ट दिए, सेल्स में इफेक्ट देना बाकी है। ये तो हमने गलत को सही किया, जो आपने गलत जगह दिखाया था उसको सही किया है।
अभी जहां पे दिखाना चाहिए था वहां पे तो दिखाओ। तो अल्टीमेटली इस ट्रांजेक्शन की कितनी इफेक्ट होगी, 4, 1,20,000। तो इनर कॉलम में लिखो 1,20,000। रॉन्गली रिकॉर्डिंग यानी यहां रिकॉर्ड करना भूल गए थे आप, तो उसको लिख दो अनरिकॉर्डेड 1,000। तो इधर आ जाएगा 1,00,000। इनर कॉलम में लिखो क्योंकि सेल्स रिटर्न भी है, फिर माइनस करना सेल्स रिटर्न। अंडरस्टूड। अब देखो सेल्स रिटर्न कितने की दे रखी है, 3,000 की। तो इसमें से 3,000 माइनस कर दो तो आपका बाहर आ जाएगा 21,000, 19 आ जाएगा या 18, तो आ जाएगा आपका 1,18,000। ओके। अब अगर सेल क्रेडिट सेल थी तो क्या बढ़ेंगे, डेटर्स या क्रेडिटर्स, क्या बढ़ेंगे, डेटर्स या क्रेडिटर्स, डेटर्स पे इफेक्ट आएगी। ओके, तो पहले के डेटर्स पकड़ो 27,400। तो इनर कॉलम में लिखना डेटर्स, डेटर्स नहीं नीचे लिखू ना थोड़ा सा ऊपर, तो करंट नॉन करंट आएगी। यहां पे लिखती हूँ डेटर्स 21,400। अब सेल्स आपकी बढ़ी है तो डेटर्स भी बढ़ेंगे, बढ़ा दो अनरिकॉर्डेड 1,000 से। 21 है, 24 थे। रिसीवेबल्स 27, बोलते नहीं हो बच्चों तुम लोग। 27,400। तो अभी रहने दो, क्योंकि अगर वैल्यूज वगैरह कुछ हुई तो, है ना, किसकी वैल्यू, वेरी गुड, बीडीआर वगैरह की, ठीक है। तो 28,000 मैं टोटल अंदर ऐसे छोड़ देती हूँ, तो देखेंगे 28,400 आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे करो। तो अल्टीमेटली इस ट्रांजेक्शन के क्या लगा दो, स्टार लगा दो। इसकी कितनी इफेक्ट होगी, 4, क्योंकि ये क्या है, दो तो रेक्टिफिकेशन की, ये रेक्टिफिकेशन वाला ट्रांजेक्शन, तो दो इफेक्ट तो रेक्टिफिकेशन की, और दो इफेक्ट जो नहीं किया वो करो। तो रेक्टिफिकेशन में आपने आपने 11th में सीखा होगा, जो गलत कर दिया उसको रिवर्स करो और जो नहीं करा उसको करो, ठीक है। चलो, 1/4 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पकड़ लो ऊपर से, देखो ये हो गया मेरा, ये हो गया, ये हो गया, इधर सेल्स हो गया, गुड्स रिटर्न डेबिट हो गया। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पकड़ो, ये रहा 36,000। तो P&L अकाउंट में लिखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, थोड़ा इनर कॉलम में लिखना, कितना है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, 36,000 के। तो उसका 1/4 आप, वो इस साल का खर्चा नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर का खर्चा आपने एडवांस में पे कर दिया। बोल रहा है उसका 1/4 आप नेक्स्ट ईयर में ले जाना। तो नेक्स्ट ईयर में लेके जाना है तो वो इस साल का खर्चा नहीं है, आने वाले साल का खर्चा है, तो आपने अभी कर दिया, तो उसको बोल देंगे प्रीपेड, एडवांस पेड या प्रीपेड एक्सपेंस, है ना। कितना, 36,000 का 1/4, तो 36,000 डिवाइडेड बाय 4 कर दो 9,000। तो 9,000 आने वाले साल में ले जाना, तो वो इस साल का खर्चा नहीं है, तो मैंने उसको हटा दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा 27,000। कोई डाउट बोलो, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में करंट एसेट में लिख दो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, कितने का, 9,000 रुपीज का। बोलो कोई दिक्कत, ओके, ये भी हो गया। अब सारे एडजस्टमेंट के मैंने सारे इफेक्ट दे दिए। अब मैं क्या करूं, अब एक एक चीज पकड़ते जाओ। ड्राइंग, अगर ये कैपिटल, पहले डेबिट साइड देख लेते, चलो ड्राइंग। तो ड्राइंग करंट अकाउंट में लिखना पड़ेगा क्योंकि कैपिटल तो ऐसे एज इट इज रहेगी। तो यहां पे लिख देती हूं टू ड्राइंग, कितना है ड्राइंग, 7,500 और 5,000, 7,500 और 5,000, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट, ये हो गया ड्राइंग। ओपनिंग स्टॉक की जगह छोड़ी थी मैंने, तो मैं लिख देती हूँ टू ओपनिंग स्टॉक, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बाहर लिख दो 15,000 रुपए। नेक्स्ट चलते हैं, ओपनिंग स्टॉक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं सैलरी। अब देखो इसको बोलेंगे हिडन एडजस्टमेंट, क्या बोलेंगे, हिडन एडजस्टमेंट, लिख लो। हिडन एडजस्टमेंट के भी कितनी इफेक्ट होती है, 2, क्योंकि क्या बोल रहा है, सैलरी जो पे की है ना आपने, वो कहां तक पे की है, फरवरी तक, इसका मतलब मार्च की पे करना बाकी है, तो उसको क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग। वेरी गुड। तो 13,200 जो सैलरी है वो मेरी 11 महीने की है, तो डिवाइडेड बाय 11, तो एक महीने की होती है 1,200 रुपए। तो P&L अकाउंट में आ जाओ, सैलरी तो यहाँ पे आती है, तो इनर कॉलम में लिखना सैलरी
13,200 तो आप दे चुके हो, ट्रायल बैलेंस में जो दे रखा है वो काम हो चुका है। प्लस कर दो आउटस्टैंडिंग, कितनी 1200 देना बाकी है, तो प्लस तो आ जाएगी आपकी टोटल सैलरी 14, क्योंकि जो देना बाकी है वो भी तो इस साल का ही खर्चा है। अब चुकाना बाकी है तो वो क्या बन जाएगी, करंट लाइबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, सिर्फ आउटस्टैंडिंग वाली लिखना, 13,200 नहीं, जितनी चुकानी बाकी है, ठीक है। चलो सैलरी का हो गया, मशीनरी हो ही गया था, डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए कुछ नहीं बोला, ऐसे की ऐसे 80,000, तो बैलेंस शीट में ले जाओ एसेट साइड में बिल्डिंग 80,000। फिर था वेजेस, मैंने देख लिया था, देख लो ये रहा वेजेस, बिल्डिंग हो गया। वेजेस ट्रेडिंग में लिखते हैं कितने के हैं, 1600 के, तो यहां पे लिख दो वेजेस 1600 रुपए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है, इधर लिख दो इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का है, 1800, और डिस्काउंट अलाउड 3200, दोनों एक साथ लिख देती हूँ, 1800 और 3200 डिस्काउंट अलाउड, वो भी इधर ही आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, डिस्काउंट अलाउड भी हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन, किसका लोन था, लोन देखो भाई किसका है, इधर देखो ध्यान से, ये भी हिडन एडजस्टमेंट है, क्या बोलेंगे इसको, हिडन एडजस्टमेंट, ठीक है। लोन कितने का है, 30,000 का, 30,000 का कितना परसेंट निकालो, पार्टनर का लोन होता है तो कितना परसेंट होता है, व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द पार्टनरशिप डीड, आप मुझे कमेंट में बताएंगे, फटाफट कमेंट में रिप्लाई करो। वेरी गुड, कितना परसेंट, 6%, तो 30,000 का 6% निकालो तो आएगा 1800। ट्रायल बैलेंस में जो दे रखा है वो काम हो चुका है, तो अभी तक आपने कितना दिया है, 1200, यानी 600 रुपए देना बाकी है। तो पीएनएल में आ जाओ, लिखो इंटरेस्ट ऑन लोन, तो 1200 तो आप दे चुके हो, और प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 600, तो टोटल खर्चा कितने का होगा, 1800 का, इतना देना बाकी है, 600 देना। अगर 600 देना बाकी है तो लाइबिलिटी साइड में आ जाओ, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 600 रुपए, और मैं लोन अमाउंट भी दिखा देती हूँ, ऊपर दिखानी चाहिए थी, चलो लोन तो ऊपर दिखाऊंगी ना, एक काम करो रुको, ये यहां लिखो ही मत, ऊपर ही लिखो पूरा। तो पहले लिखो लोन ऑफ हीथ कितने का, 30,000 का, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 600 रुपए का, इतना देना बाकी है, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट, फर्नीचर कुछ नहीं बोला तो ऐसे कैसे, 87,000 बैलेंस शीट में दिखा दो, फर्नीचर 87,000। चलो नेक्स्ट, फर्नीचर हो गया, स्टेशनरी एक्सेट्रा। कैश में तो पीछे नीचे कोई एडजस्टमेंट आया तो ऐसे कैसे लिख देती हूँ, कैश 51,200, तो बैलेंस शीट में लिख दो कैश 51,200, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कैश भी हो गया, करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर कर दिया था, करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर कर दिया था। ऊपर से पकड़ते हैं कैपिटल, ये वाली कैपिटल करंट हमने तो करंट अकाउंट में बनाया, तो डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिख दो ये वाली कैपिटल, 140 और 120, डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिख दो कैपिटल हीथ और दीप 140 और 120, टोटल कर दो तो 260, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट भी नहीं जोड़ेंगे, प्रॉफिट भी करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने पहले लिख दिया। कैपिटल हो गया, सेल्स हो गया था, गुड्स रिटर्न, पेएबल क्रेडिटर्स हो गया था, वेजेस आउटस्टैंडिंग। ध्यान से सुनो बच्चों, ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट साइड में दे रखा है वो डेबिट साइड में ही आएगा किसी भी अकाउंट में, और जो क्रेडिट साइड में दे रखा है वो क्रेडिट साइड में ही आएगा किसी भी अकाउंट में। तो आपको वेजेस आउटस्टैंडिंग कौन सी साइड में दे रखे हैं, क्रेडिट साइड में। तो अगर आप ट्रेडिंग के वेजेस में ऐड करते तो आप कौन सी साइड में लिखते हैं, ये तो कौन सी साइड है, डेबिट साइड है, तो आपका रॉन्ग हो जाता, ठीक समझ रहे हो। तो ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट में दे रखा है वो किसी भी अकाउंट में आएगा लेकिन डेबिट साइड में, और क्रेडिट में दे रखा है तो किसी भी अकाउंट में आएगा पर क्रेडिट साइड में। तो आपको ट्रेडिंग और पीएनएल बनाते समय दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो ट्रायल बैलेंस में जो दे रखा है वो काम हो चुका है, कुछ सेंटेंस ध्यान रखना है,
ट्रायल बैलेंस में जो दे रखा है वो काम हो चुका है। ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट में दे रखा है वो आपके अकाउंट में भी डेबिट में दिखना चाहिए, और क्रेडिट में दे रखा है तो आपके अकाउंट्स में भी क्रेडिट, फाइनल अकाउंट में भी क्रेडिट में ही दिखना चाहिए। ओके, ट्रायल बैलेंस में जो दे रखा है उसकी कितनी इफेक्ट होती है, एक इफेक्ट होती है, तो ध्यान रखना। तो ये कौन सी साइड में दे रखा है, वेजेस आउटस्टैंडिंग, क्रेडिट साइड में, तो आप इधर वेजेस में ऐड मत करना क्योंकि इसकी एक ही इफेक्ट होगी। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग वेजेस एक ही इफेक्ट होगी, दो भी मत करना और ट्रेडिंग में भी मत करना, इधर आएगा ये, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट में दे रखा है तो मुझे भी क्रेडिट साइड ही लिखना पड़ेगा 700, इसका मतलब ये पे नहीं किया होगा। चलो ये हो गया था। डिस्काउंट रिसीव 6600 P&L अकाउंट में लिख दो, थोड़ी लाइन छोड़ देना, डिस्काउंट रिसीव्ड 6600। चलो बैंक ओवरड्राफ्ट 2800, बैलेंस शीट में आ जाओ, लाइबिलिटी साइड, बैंक ओडी 2600, 2600 था ना, 2800 सॉरी, मिनट 2800, ठीक है। चलो अब जो दे रखे वो सब चीजें हो चुकी है, कुछ बाकी नहीं रहा। रेशियो क्या दे रखा है, वो रेशियो एक बार मेरे को नहीं मिला, हाँ ये रहा, ये देखो, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो, तो काय में प्रॉफिट शेयर करना है उनके कैपिटल रेशियो में, तो ये रहा कैपिटल, मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देती हूँ, तो 40 से 40 कट कर देना, 2 6 12, 2 7 14, so my profit sharing ratio will be 7:6, ओके। चलो ट्रेडिंग बंद कर दो, ट्रेडिंग बंद करो फटाफट। 1,18,000 प्लस 19,000 माइनस 15,000 माइनस 79,000 माइनस 1,600, तो आपका आएगा 41,400, 41,400 ट्रेडिंग का 41,400, तो लिखो जी टू ग्रॉस प्रॉफिट, लिखो टू ग्रॉस प्रॉफिट 41,400। अभी आपको बांटने की जरूरत नहीं है, सीधे आप ट्रांसफर कर दीजिए P&L में, ठीक है। टोटल कितना आ रहा है, 137,000, ठीक है। चलो अब ग्रॉस प्रॉफिट इधर आया तो इधर ट्रांसफर कर दीजिए, बाय मैंने जगह छोड़ी थी, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 41,400, ओके। चलो अब आप P&L अकाउंट का भी कर दीजिए काम खत्म, तो 41,400 प्लस 6,600 माइनस कर दीजिए सारे एक्सपेंस, दैट इज 14,400 माइनस 27,000 माइनस 5,000 माइनस 7,800 माइनस 1,800 माइनस 3,200 और माइनस 1,800, so you will get the loss of 13,000। प्रॉफिट नहीं आ रहा हमारा, लॉस आ रहा है, माइनस में वैल्यू आ रही है, तो बाय साइड में लिखिए बाय नेट लॉस, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर कितने का लॉस आ रहा है, 13,000 का लॉस आ रहा है, सो टोटल कर दीजिए, मैं जब कैलकुलेशन करती हूँ तभी टोटल ध्यान में रख लेती हूँ, 61,000, तो मुझे दोबारा नहीं करना पड़ता, ठीक है। अब लॉस को आप काय में ट्रांसफर कर दीजिए, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दीजिए। एक काम करो, लॉस को यही बांट दो, रुको इसको ऐसे मत दिखाओ, किसमें बांटना था, हीत और दीप में, तो हीत और दीप में लॉस को बांट ही दो यहाँ पे डायरेक्ट, और यहाँ पे 13,000, कौन सा रेशियो है, 7:2, तो डिवाइडेड बाय 7 इंटू सॉरी 13 डिवाइडेड बाय, तो हाँ तो 13,000 डिवाइड बाय 13 इंटू 7, तो 7,000 ही आएगा, 7 प्लस 6 इज 13। ये आपने पहले ही बांट दिया, तो आप इधर लिख दीजिए, किधर आएगा, इधर आएगा टू साइड में, टू नेट लॉस, टू नेट लॉस थोड़ी, कौन सा अकाउंट का नाम लिखना पड़ेगा ना, टू P&L अकाउंट, 7,000 और 6,000, ठीक है। डन, यहां तक कोई दिक्कत है बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो, अभी दिखा दूंगी मैं सबका फोटो अभी शेयर करूंगी, ठीक है। चलो अब आप क्या करो, ये हो गया आपका काम, अब आप बंद करो पार्टनर्स करंट अकाउंट को बंद करो, तो उसका बैलेंस तो आ रहा है 17 और 6 और 5 11,
तो 11 में से 14 गई तो बचा 3000। तो उनका बैलेंस तो आ रहा है किसका, 3000 इधर। तो यहां पे लिखो टू बैलेंस CF, ठीक है 3000। तो ये वाला तो मैच हो गया। इसका भी टोटल आएगा 14,000, इसका भी टोटल आएगा 14,000। इधर तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे तो बाय बैलेंस ही आएगा। कर दो 17,000 प्लस 7,500 प्लस 7,000, तो आएगा 31,500। तो इधर बैलेंस आ जाएगा 31,500 और टोटल भी आ जाएगा 31,500। ठीक है, अब इसको ट्रांसफर कर दो। ये तो करंट अकाउंट का बैलेंस है, तो करंट अकाउंट का जो डेबिट में है वो डेबिट साइड में, तो आपका 31,500 आ जाएगा किधर, तो आ जाएगा 3,000 इधर है ना इसका, तो इधर ही आएगा। ओके, तो लिखिए यहाँ पे बैलेंस, तो यहाँ पे लिख देती हूँ करंट अकाउंट ऑफ किसका इधर, तो किसका ये दीप, तो दीप का इधर आएगा। ओके 3,000, क्योंकि बैलेंस शीट में तो रिवर्स होता है ना, लाइबिलिटी साइड क्रेडिट साइड होती है, तो जिसका डेबिट साइड बैलेंस है वो डेबिट में, जिसका क्रेडिट साइड बैलेंस है वो क्रेडिट में। करंट अकाउंट ऑफ हीट, तो उसका कितना है 31,500। हाँ, डेटर्स में कुछ नहीं आया, तो मैंने डेटर्स मुझे याद आया मैंने खाली छोड़े थे, तो 28,400। टोटल कर दीजिए आपकी बैलेंस शीट, फटाफट टोटल कर दीजिए। चलो टोटल कर दो फटाफट। 7,200 प्लस 80,000 प्लस 87,000 प्लस 19 और 2 प्लस कर देती हूँ 19, 20, 21, तो 21,000 प्लस 28,400 प्लस इसको कर देती हूँ 6,200 प्लस 31,500, दो को एक साथ जोड़ दिया था, तो 378,300 इधर भी आ जाएगा 378,300। तो इसमें से माइनस कर दीजिए 30,000, हो गई मैच, डन। चलो अब आप स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, लो ट्रेडिंग अकाउंट ले लो पहले, और पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट ले लो, डन। P&L अप्रूव बनाने की जरूरत नहीं है, ये लो P&L ले लो एंड द बैलेंस शीट ले लो। एक मिनट यहाँ पे देखो बैलेंस शीट लिखना पड़ेगा, अब ले लो। अब लो फटाफट, डन। ओके अच्छा, कुछ बच्चों के कमेंट आए थे मैम आपका स्क्रीन है ना बहुत सामने रहता है, बहुत ज्यादा ब्रॉड रहता है, पर बच्चों एक्चुअली दिस इज अ टैबलेट, सो व्हेन आई एम राइटिंग ना, मैं इतना छोटा नहीं लिख सकती ना जितना छोटा मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, तो जब मैं लिखती हूँ ना तो मुझे ब्रॉड करके लिखना पड़ता है, तो जब आपको दिखाती हूँ तो फिर मैं छोटा करके दिखाती हूँ। देखो अभी जो स्क्रीन पे कर रही हूँ, तो क्योंकि मैं इतना छोटा कैसे लिखूं अदरवाइज, तो नोटबुक जैसा चाहिए ना मुझे, तो और मैं ब्रॉड करके इसलिए लिखती हूँ ताकि जब आपको फोटो दे सकूं तो एक बार में दे सकूं, अगर नहीं ब्रॉड करके लिखूंगी वैसे के वैसे लिखूंगी तो आप 10 फोटो में भी एक क्वेश्चन नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो जब लिखना होता है तब मुझे ब्रॉड करके दिखाना होता है, तो आप लास्ट क्वेश्चन के लास्ट तक देखो, अगर लास्ट तक देखोगे ना तो मैं आपको स्क्रीनशॉट देती हूँ साथ साथ में, तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या है, या फिर आपको ऐसा है तो 2x पे देखो, अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा बहुत आता है पहले से तो
1.5 या 2x पे पूरा वीडियो देखो, लास्ट में मैं आपको पूरे क्वेश्चन का फोटो देती हूं, ताकि जिनको बड़ा छोटा लग रहा है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले अपने मोबाइल पे फोटो लेकर, ओके। पर लिखते समय मैं इतना छोटा नहीं लिख पाती, इसलिए मुझे ऐसे स्क्रीन करनी पड़ती है, ओके। अगर नहीं करूंगी तो लिखूंगी कैसे? डन, ओके। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। वी आर श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। खाली एक इंफॉर्मेशन, एक मैसेज और पास ऑन करना था। अगर आप लास्ट तक मेरे साथ वीडियो में बने हुए हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात, हम जैसे ही एग्जाम 12th बोर्ड की आपकी खत्म हो जाएगी तो हम सीए का बैच स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो पिछली बार का सीए का बैच था उसके बहुत एक्सट्रीम अच्छे रिजल्ट गए हैं, भले रिजल्ट बाहर कम आया था पर एक्सट्रीम अच्छे रिजल्ट गए। और अभी भी जनवरी में भी हमारे बच्चे अटेम्प्ट करने वाले हैं कुछ बैच, एक बैच जनवरी में भी चली है। तो गाइज, अगर आपको हमारे टीचिंग मेथड्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज, अगर आपको सीए करना है तो आप हमें यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सीए एंड सीएस तो आप मेरा चैनल पे जाइए। चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कांटेक्ट नंबर जो मिल जाएगा, आप वहां से मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। 17 तारीख को आपकी लास्ट एग्जाम अकाउंट्स की है, उसके बाद 20 या 21 तारीख से जैसा भी होगा उस टाइम पे 2-3 दिन बाद ही हम सीए की बैचेस स्टार्ट कर देंगे फाउंडेशन के लिए। सो आप थोड़े भी इंटरेस्टेड हो या फिर आप कंफ्यूज हो कि मुझे सीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये टफ है या नहीं है, क्या मेरे लिए है या नहीं है, या कैरियर ऑप्शंस क्या क्या, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और आपके जो भी मैसेजेस हैं, आपको जो भी डाउट्स हैं वो आप व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं और आप ऑफलाइन आके भी पूछ सकते हैं। आपको मेरा एड्रेस भी या तो गूगल पे आप सीधे लिखिए श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, या आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा। ओके, थैंक यू बच्चों, एंड पास दिस इंफॉर्मेशन टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स हु वांट टू परस्यू विद सीए। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।